नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर बक्सर से है, जहां पुलिस सदर विधायक संजय तिवारी की लग्जरी कार से 5 बोतल विदेशी शराब को बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है और पूरे मामले की जांच कर रही है। संजय तिवारी कांग्रेस के विधायक हैं और उनकी लग्जरी स्कॉर्पियो से शराब बरामद की गई है। यही वो स्कॉर्पियो कार है जिससे शराब बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में जरूरतमंदों के बीच राशन बांटने के नाम पर कार से विदेशी शराब लाई जा रही थी और इसी दौरान पुलिस ने गाड़ी को रोका और तलाशी लेने के बाद से 5 बोतल विदेशी शराब इस गाड़ी से बरामद की गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में दूसरे राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूर सरकार के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने प्रवासियों के लिए जो आशंका जताई थी वो सच साबित होती हुई नजर आ रही है। 4 मई के बाद तकरीबन 374 कोरोना पॉजिटिव में 335 प्रवासी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक तकरीबन 1 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हो चुकी है। 2-4 दिनों में देश के अलग अलग राज्यों से और मजदूर बिहार आने वाले हैं। मजदूरों की घर वापसी ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि मंगलवार को कोरोना के 130 नए मरीज मिले, जिसमें 124 मरीज प्रवासी हैं, जो बाहर के राज्यों से बिहार पहुँचे हैं। विगत 3-4 दिनों में आंकड़े में फिर से एक बार इजाफा हुआ है और उस इजाफे में जो बड़ी संख्या है वो जो हमारे प्रवासी भाई बंधु बाहर से आए हैं उनकी एक बड़ी संख्या है। तो हमारा प्रयास ये है कि जो हमारे भाई बंधु बाहर से आ रहे हैं, यदि पॉजिटिव भी मिलते हैं तो उनको तुरंत स्वस्थ कराना और फिर उनके द्वारा कोई संक्रमण ना फैले, इसकी चिंता करना। बिहार सरकार की ये चिंता यूं ही नहीं है। आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो 4 मई से 12 मई तक 244 कोरोना के नए मामले सामने आए। 244 नए मामलों में 190 प्रवासी मजदूर हैं, मतलब 78% केस प्रवासियों में ही मिले हैं। कोरोना के कहर से बचा बिहार का एकमात्र जिला जमुई भी अब कोरोना की चपेट में आ चुका है। मतलब पूरे बिहार को कोरोना ने अपनी आगोश में ले लिया है। बिहार में लगातार प्रवासी मजदूरों का आना जारी है। अब जरा देखते हैं कि कितनी ट्रेनों से प्रवासियों की कितनी तादाद बिहार पहुंच चुकी है। अब तक 178 ट्रेनों से तकरीबन 2 लाख प्रवासी बिहार आ चुके हैं। पहले एक ट्रेन में 1100 यात्री सफर करते थे, अब एक ट्रेन में 1400 से 1500 लोग यात्रा कर रहे हैं। करीब 2 लाख लोग आ चुके हैं और अभी हमने ट्रेन की कैपेसिटी बढ़ा दी। पहले हम लोग एक ट्रेन में करीब 1100 के लगभग श्रमिक आ रहे थे, अब यह संख्या हमारी करीब 1400-1500 हो गई है। जाहिर है बिहार के सभी 38 जिलों में एक भी जिला अछूता नहीं है। मरीजों के बढ़ते आंकड़े काबू में नहीं आए तो बिहार की मुसीबत कम होने की बजाय बढ़ेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इधर कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्री ने समीक्षा की और अधिकारियों को कई टास्क दिया। सीएम ने निर्देश दिया कि प्रवासी श्रमिकों को जल्द रोजगार मुहैया कराया जाए और गरीब परिवारों को राशन कार्ड दिया जाए। साथ ही जल्द पेंशन के रुपए ट्रांसफर किए जाएं। फसल नुकसान की भरपाई का भी निर्देश दिया गया। इसके साथ ही संक्रमण रोकने के लिए ज्यादा टेस्टिंग करने को कहा गया और टेस्टिंग कैपेसिटी हर दिन 10,000 करने का निर्देश दिया गया। कोरोना से जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्पेशल पैकेज की घोषणा के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार की एमएसएमई इकाइयों, कर्मचारियों और ठेकेदारों को 20 लाख करोड़ के पैकेज का सर्वाधिक लाभ मिलेगा। सुशील मोदी ने कहा कि कोरोना संकट में इस विशेष आर्थिक पैकेज का सर्वाधिक लाभ बिहार के एमएसएमई इकाइयों के साथ ही 5200 ऐसे प्रतिष्ठानों जहां 93,775 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका मासिक वेतन 15,000 से कम है और निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों को मिलेगा। इसके साथ ही राहत कोष से दी गई 90,000 करोड़ की राशि से भी बिहार की बिजली कंपनियां लाभान्वित होंगी। मित्रों, आज जो घोषणा की गई है लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योगों के लिए, छोटे उद्योगों के लिए, उसका सबसे बड़ा लाभ बिहार को मिलेगा, क्योंकि बिहार में जो अधिकांश उद्योग हैं
या जो सर्विस सेक्टर में लोग जो काम कर रहे हैं वो एमएसएमई में ही आते हैं। और आज उसकी परिभाषा को बदलकर 1 करोड़ से 20 करोड़ तक जो इन्वेस्ट करेगा और जो टर्नओवर 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक का जो टर्नओवर होगा वो सारे के सारे उद्योग या सर्विस सेक्टर वो एमएसएमई की परिभाषा में आएगा। तो उसका परिणाम ये होगा कि बिहार के 90% से ज्यादा जो सर्विस सेक्टर है या जो मैन्युफैक्चरिंग है वो एमएसएमई की परिभाषा में आ जाएगा। नवादा में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें एक युवक पुलिस लाइन का जवान है, दूसरा युवक रजौली का है जो दिल्ली से नवादा आया था। पुलिसकर्मी के कोरोना पॉजिटिव मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। पॉजिटिव होने की खबर मिलते ही एसपी समेत सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी पुलिस लाइन पहुंचकर मौके का जायजा ले रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल विशाल। नवादा के 2 नए ताजे मामले में 2 युवकों में कोरोना की पुष्टि हुई है। पहले युवक की पहचान रजौली की हुई है और दूसरा युवक जो कि पुलिस लाइन का एक सिपाही है। पुलिस लाइन के सिपाही में कोरोना की पुष्टि होते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। इस वक्त पुलिस केंद्र में पुलिस अधीक्षक समेत जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी यहां पहुंच गए हैं और उस सिपाही के कॉन्टेक्स्ट में जितने भी लोग आए हैं उसे पहचानने की तलाश शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उस जवान में कोरोना का संक्रमण कहां से हुआ है, मगर उसकी सारी हिस्ट्री को खंगाला भी जा रहा है। अभी उस पुलिसकर्मी को आइसोलेशन में दाखिल भी करा दिया गया है। अभी फिलहाल पूरे जिले में कुल 15 कोरोना के संक्रमित मरीज है, जिसमें से 3 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अनिल विशाल। पटना के पालीगंज में 6 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सभी 6 लोग महाराष्ट्र से आए थे। उनका 2 दिन पहले सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। जो रिपोर्ट आई तो अब वो पॉजिटिव आई थी। उसके बाद उन्हें आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि पालीगंज के खिरी मोड़ में प्रखंड स्तरीय क्वारंटीन सेंटर में फिलहाल 380 लोग ठहरे हुए हैं, जिसमें से 14 लोगों को क्वारंटीन पूरा होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोग व्यवस्था से संतुष्ट थे। कोरोना जिनका पॉजिटिव आया है उनको आइसोलेशन सेंटर जो हमने पंचायत सरकार भवन में बनाया, आप देख सकते हैं, आपके बगल में ही है। आईटीआई सेंटर और पंचायत सरकार भवन दोनों का बाउंड्री भी अलग है। वहीं पे हमने उनको अलग से आइसोलेट किया है और वहाँ मेडिकल टीम रहेगी और सारी व्यवस्था रहेगी। खाना पीना टंच है सर, और कोई कमी नहीं है। नाश्ता पानी सब मिलता है सर। सब मिलता था। हाँ सर। कहाँ से आए थे? नवेद। बिहार में लगातार प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। राज्य सरकार का साफ आदेश है कि इन सभी मजदूरों को 21 दिन के लिए क्वारंटीन करना है, लेकिन कई क्वारंटीन सेंटर ऐसे हैं जहां जगह नहीं है। ऐसे में वहां के मजदूर कैसे और कहां अपने लिए क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट। तेलंगाना से मुजफ्फरपुर के मुशहरी पहुंचे हैं ये प्रवासी मजदूर। क्वारंटाइन सेंटर में जगह नहीं होने के कारण इन मजदूरों ने पेड़ के नीचे ही अपना आशियाना बना लिया। इनका कहना है कि ये लोग यहाँ सुरक्षित हैं, यहीं पर पूरे नियम के साथ 21 दिनों का क्वारंटाइन पूरा करेंगे। पेड़ के नीचे इसलिए हम लोग रह रहे हैं कि ये सेफ जगह है और यहाँ पे गांव वाले पहले भी रहा करते थे। वहाँ नहीं जा रहे हैं। वहाँ 10 जगह से 10 किस्म का आदमी आएगा। कौन है, कौन संक्रमित है, कौन नहीं है, कौन कैसा है, इसलिए इसी वजह से हम लोग वो डर के वजह से वहाँ नहीं जा रहे हैं। मुशहरी के राजवाड़ा पंचायत की मुखिया कहती है, तेलंगाना से आए ये सभी मजदूर इन्हीं पंचायत के हैं। सभी अपने गांव के पास ही एक पेड़ के नीचे साफ सफाई करके रहने लगे। पंचायत की मुखिया ने इन मजदूरों के लिए सभी जरूरी सामान उपलब्ध कराए। स्कूल में तो रखे हुए हैं, एक जगह 13 गो रखे हुए हैं, एक जगह 21 गो रखे हुए हैं और व्यवस्था कर ही रहे हैं और फिर व्यवस्था में लगे हुए हैं हम लोग सब। इन मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग के अलावा कोरोना की कोई जांच नहीं हुई है। ये लोग खुले में शौच जा रहे हैं। दूसरे चरण की जांच के दौरान यदि एक भी मजदूर कोरोना पॉजिटिव निकल गया और उस एक मरीज से कई लोग संक्रमित हो गए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से मंदिरों में ताले लटके हैं, जिससे आसपास के दुकानों का कारोबार भी बंद है और कारोबारियों के सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई है। माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम से ये रिपोर्ट देखिए।
सीतामढ़ी जिला जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली है। यहाँ तकरीबन आधा दर्जन ऐसे पौराणिक स्थलें हैं जो सीधे रामायण काल से जुड़े हुए हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, रामायण काल से जुड़े स्थलों की क्या स्थिति है। यह पुनौरा धाम है जहाँ के मंदिरों में ताले लगे हुए हैं और यहाँ पर्यटकों के आने का सिलसिला पूरी तरीके से थम सा गया है। हालात यह है कि मंदिर में पर्यटकों के नहीं आने से यहाँ रोजी रोजगार के लिए अपनी दुकानें चलाने वाले सैकड़ों दुकानदारों की स्थिति बेहद खराब हो गई है और कोई दुकान यहाँ खुला हुआ नहीं है और सैकड़ों की तादाद में जो दुकान चलाकर अपनी आजीविका चलाते हैं वैसे लोगों की स्थिति बेहद खराब होकर रह गई है। उनके सामने रोजी रोटी की संकट उत्पन्न हो गया है और लॉकडाउन के लगते ही सीतामढ़ी के सभी प्रसिद्ध मंदिरों में ताले लग चुके हैं और यहाँ के मंदिरों से रोजी रोटी का जुगाड़ करने वाले अधिकांश लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। तो लॉकडाउन में सब कुछ अस्त व्यस्त है, यहां तक कि मजदूरों के काम छिन जाने से उनके सामने भुखमरी की समस्या पैदा हो गई है। ऐसी आपात स्थिति में अगर काम देने के लिए कोई रिश्वत मांगे तो आपको कैसा महसूस होगा। ऐसा ही एक वाकया गया जिले में देखने को मिला। आरोपी अधिकारी के विरोध में मुखिया संघ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। इस रिपोर्ट को देखिए। मनरेगा के पीओ को बर्खास्त करो, मजदूर विरोधी, विकास विरोधी, जन विरोधी पीओ को बर्खास्त करो। तो सुना आपने, जी हां, धरने पर बैठे 13 पंचायतों की मुखिया एक रिश्वतखोर अधिकारी को हटाने की मांग कर रहे हैं। इन जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के प्रोग्राम पदाधिकारी जफर कैफी मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं। मनरेगा प्रोग्राम अधिकारी के बर्बरता के खिलाफ शुक्रवार से ही मुखिया संघ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है और आरोपी अधिकारी को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। कोई स्कीम को आहार हो या पोखर हो या जल जीवन हरियाली हो, उसका स्कीम खोला जाए, लेकिन पीओ ने कहे जब तक रिश्वत की बात नहीं करेंगे तब तक वो खोलेंगे नहीं। तो हम लोग सब मुखिया 13 मुखिया मीटिंग किए और हम लोग धरना पर बैठ गए। वहीं जयगिर पंचायत की महिला मुखिया ने प्रोग्राम अधिकारी पर अभद्र व्यवहार का भी आरोप लगाया, जबकि प्रोग्राम अधिकारी ने भी जानलेवा हमले का आरोप लगाया। दोनों पक्षों द्वारा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। रूम से हमको धकेल दिया उन्हें और कहा कि मुखिया भैया मुखिया हो सकता है, से हमको दबाव दे रहा है, तो जाइए यहाँ से हटिए। हम लोग पर झूठा मुकदमा किया गया, उसमें 3 आदमी वहाँ नहीं थे और 3 आदमियों कैसे आ गया तो सीसीटीवी फुटेज आपको बता सकता है। और हमारा एकदम एक मैंने संकल्प है कि जब तक जिला प्रशासन या राज्य सरकार इस भ्रष्ट निकम्मी पदाधिकारी को इस प्रखंड से नहीं हटाया जाता है। हालांकि बाराचट्टी सीओ कैलाश महतो के अनुसार बैठक में सभी लोगों ने मर्यादित भाषा का प्रयोग किया। प्रोग्राम अधिकारी ने जो भी आरोप मुखिया संघ पर लगाया है वो गलत है। सीओ साहब जो केस किए हैं तो वहाँ के दरमियान चैम्बर में किसी प्रकार का उनके साथ कोई अभद्रता नहीं हुआ है। बहरहाल जांच में प्रोग्राम पदाधिकारी के दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले भी मजदूरों को काम मिलना चाहिए ताकि इस लॉकडाउन में उनके परिवार को 2 जून की रोटी नसीब हो सके। न्यूज 18 के लिए गया से एलएन लिली की रिपोर्ट। निजी स्कूलों के आगे बिहार सरकार का आदेश भी ढकोसला साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि स्कूल संचालकों ने लॉकडाउन के दौरान भी अभिभावकों का शोषण मंद नहीं किया है और एक मुश्त फीस भी जमा करा ली है। शिकायत के बाद स्कूलों को नोटिस भी भेजे गए, लेकिन स्कूल प्रशासन को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। देखिए निजी स्कूलों की मनमानी पर यह खास रिपोर्ट। कोरोना संकट के दौर में सब परेशान हैं, क्या आम और क्या खास। लेकिन बिहार के निजी स्कूलों पर शायद सरकार की सख्ती का असर होता नहीं दिख रहा। तभी तो राजधानी पटना में सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड के नामी गिरामी स्कूल अभिभावकों से मोटी फीस वसूल रहे हैं, सरकार के आदेश को ठेंगा दिखा रहे हैं और पेरेंट्स को चेतावनी भरे लहजे में धमकी तक दी जा रही है। आज तमाम स्कूल 30%, कोई 20%, कोई 50% बढ़ाने का काम कर रही है। अब मुख्य दर्शक बनी है सरकार।
मैं बता दूं, इतना ही नहीं, आज ऑटो के नाम पे पैसा दोहन हो रहा है, बस भाड़ा के नाम पे दोहन हो रहा है, और सरकार कहाँ है? वो बोलता है हमको किसी का आदेश नहीं, ये मेरा है, आपको अगर पढ़ाना है तो दीजिए, नहीं तो आप कोई दूसरा स्कूल। हाँ, वो बोल रहा है कि आपको पढ़ाना है तो पैसा देना होगा, नहीं तो आप कोई दूसरा स्कूल देख सकते हैं। स्कूलों की मनमानी से अभिभावक परेशान हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी आदेशों की पंक्तियां ही दोहरा रहे हैं। शिक्षकों को वेतन तो देना ही है साथ में, जो भी प्राइवेट स्कूल्स में है, लेकिन जो रियायत देनी है वो एज पर नॉर्म्स रियायत भी देनी है, और जो ट्रांसपोर्टेशन फ़ी है वो बिल्कुल नहीं लेना है, और जहाँ भी ऑनलाइन क्लासेज नहीं हो रही वहाँ तो बिल्कुल ही फ़ी नहीं लेनी है। ऑनलाइन क्लासेज हो भी रही है तो रियायत देनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि इस लॉकडाउन में सारे विद्यालयों को सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेना है, लेकिन उन्होंने 3-3 महीने के भी बहुत सारे स्कूलों ने फीस लेने का काम किया। बस के भाड़ा को उन्होंने जोड़ दिया। साल में जो अप्रैल में जो एनुअल चार्जेस दोबारा लगते हैं वो सब भी उन्होंने इंक्लूड करवा दिया, और प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास लंबी फेहरिस्त है स्कूलों की। तो स्कूलों पर आरोप है कि संकट काल में भी व्हाट्सएप, फोन और मेल के जरिए लगातार फीस जमा करने का मैसेज दिया जा रहा है। स्कूलों से फीस माफी की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन उस पर अमल होता नहीं दिख रहा। स्कूल प्रशासन को भले ही सरकारी आदेश का जरा भी खौफ नहीं है, लेकिन अभिभावक स्कूल के आदेश का पालन कर रहे हैं। अभिभावकों को डर इस बात की होती है कि कहीं स्कूल बच्चों को बेदखल न कर दे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जेईई मेंस और एडवांस की परीक्षा की तारीख का ऐलान हो गया है। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को कैसे अपना लक्ष्य हासिल करना है, इसे लेकर गोल इंस्टीट्यूट के निदेशक विपिन कुमार सिंह ने इसके गुर न्यूज़ 18 के माध्यम से बताया। उनके मुताबिक अगर छात्र छात्राओं को अपना लक्ष्य हासिल करना है तो इस आखिरी दौर में सभी अभ्यर्थियों को अपना दिमाग शांत और संतुलित रखना होगा। उन्होंने बताया कि संस्थान के तमाम छात्र छात्राओं को परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी और रणनीति ऑनलाइन बताई जा रही है। गोल संस्थान इस बीच जब लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे अपने घर पे हैं और इंटरनेट का भी सुविधा थोड़ा कम कहीं पे स्पीड मिल रहा है, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर गोल ने जो ऑनलाइन सिस्टम प्रोवाइड किया है अपने छात्रों के लिए, कम स्पीड पे भी बहुत अच्छे तरीके से वीडियो उन बच्चों को मिल रहा है। और जितनी सारे कोर्सेज हैं जैसे स्कोर इन्हांसर, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज और डाउट क्लास का जो सेशन होता है, सारे ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। लॉकडाउन में पूरा देश परेशान है, लेकिन पर्यावरण के लिए यह काफी राहत वाला समय है। हर तरह की गतिविधियां बंद होने की वजह से गंगा स्वच्छ नजर आने लगी है। पेड़ पौधे भी काफी हरे भरे लगने लगे हैं। गंगा नदी में विचरण करने वाले जीव जंतु भी पानी में अटकेलियां करते दिखने लगे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी अमृत। देश इस वक्त कोरोना संक्रमण की चपेट में है। 25 मार्च से देश में लॉकडाउन लगाया गया है। आम लोगों के लिए यह बहुत मुश्किल भरा समय है, लेकिन देश की नदियों के लिहाज से देखें तो काफी राहत भरा समय है। देश की प्रमुख नदियों गंगा, यमुना में प्रदूषण का स्तर काफी कम हो गया है। मुंगेर में गंगा नदी का पानी भी काफी साफ हो गया है। डॉल्फिन जो कभी यहां दिखना बंद हो गई थी, अब वे भी गंगा की निर्मल पानी में विचरण करने लगी हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से लोगों का आवागमन कम हुआ है, शहर में प्रदूषण कम हुआ है और आप देख सकते हैं कि गंगा कितनी निर्मल हो चुकी है। मुंगेर रेंज के डीएफओ नीरज नारायण बताते हैं कि फैक्ट्रियों और आम दिनों में होने वाला कामकाज बंद होने की वजह से प्रदूषण का स्तर काफी कम हुआ है। लॉकडाउन में गंगा घाट पर श्रद्धालु भी नहीं आ रहे हैं। साथ ही वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये स्थिति हमेशा के लिए नहीं है। आगे हमें पर्यावरण का ख्याल रखना होगा, संतुलन बनाना होगा। गंगा किनारे ही अधिकांश इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज कार्यरत हैं। जो इफ्लुएंट्स हैं उनका डिस्चार्ज कम हो गया गंगा नदी में, उसी कारण से हमें यह 1.5 महीने में लगभग परिवर्तन दिख रहा है। युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। प्रकृति के नजरिए से तो यही कहा जा सकता है कि काश हर साल कुछ दिनों के लिए देश में लॉकडाउन हो जाए ताकि गंगा की निर्मलता बनी रहे,
प्रदूषण का स्तर भी कम हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी हम मानव जाति की बनती है। अंधाधुंध विकास के चक्कर में प्रकृति पर अत्याचार न करें। हम ऐसा विकास करें जहां मानव जाति के साथ प्रकृति की भी रक्षा हो। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। जय जय गंगे। जमुई जिले के किसान परेशान हैं, लेकिन कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन को जरूरी बता रहे हैं। इन दिनों जमुई जिले के किसान अपने खेतों से प्याज का फसल घर लाकर उसे तैयार कर रहे हैं। प्याज की उचित कीमत नहीं मिलने से किसान परेशान भी हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। कोरोना संक्रमण को लेकर कोरोना बंदी का मार किसान भी झेल रहे हैं। हम खड़े हैं जमुई जिले के लोहरा गांव में, और जहां पर प्याज का फसल दिखाई दे रहा है, और प्याज का फसल जो खेत से आया है उसको यहाँ पर चुनकर अलग किया जा रहा है और फिर इसको भंडारण किया जाएगा। सबसे बड़ी खास बात है कि कोरोना बंदी को लेकर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। जो किसान है, जो उनके फसल, जो प्याज का फसल घर पे आया है, तो उसके जो मजदूर यहाँ पर काम कर रहे हैं, जो महिला है, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रही हैं। यह संदेश दे रही हैं कि कोरोना से बचने के लिए इस नियम को पालन करना जरूरी है। अब लॉकडाउन में ही किसान काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो बेमौसम बारिश हुआ उससे किसानों को परेशानी हुई प्याज के बारे में। प्याज की फसल को नुकसान पहुंचा। जो प्याज के जो ये होना चाहिए था, साइज होना चाहिए था, वो साइज नहीं आया, छोटा साइज आया। अब देख सकते हैं, और कम से कम ये ज्यादातर प्याज को दे। अब कोरोना बंदी को लेकर लॉकडाउन है, वैसे में किसानों की परेशानी है। अब तक बीते सालों अगर देखा जाए तो प्याज का फसल जिस तरह से अभी आ जाता था, उसी तरह से प्याज का फसल मार्केट में भी चला जाता था, खरीदार भी मिल जाते थे, व्यापारी आ जाते थे। लेकिन इस बार अभी मिलते नहीं दिख रहा। हम पूछना चाहेंगे, किसान है, कि बताइए लॉकडाउन का क्या नुकसान हो रहा है प्याज? लॉकडाउन का ये नुकसान हुआ कि हमारे प्याज जो मंडी में नहीं जा पा रहा है। कि कोरोना बंदी को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग नियम का पालन सभी को करना चाहिए इस संक्रमण के काल में। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।